जय हिंद दोस्तों। आज का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता रहता है। हाल फिलहाल में भी कई बार क्वेश्चन आया है। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य आपको समझ में आ गया होगा कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम हिस्ट्री 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है वह कंप्लीट कर रहे हैं। 6th 7th 8th की ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है और सीसेट की क्लासेस जो चल रही हैं वह भी लाभ उठा सकते हैं। आज का चैप्टर मध्यकालीन भारत के इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं चैप्टर कहूँ तो मुझे नहीं लगता अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं वह विजयनगर साम्राज्य से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो 14th से 16th तक की ये कहानी है। 14th 16th और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके लिए धैर्यपूर्वक और ध्यान से एक बार इसको पूरा पढ़िएगा। जो इम्पोर्टेंट चीजें मैं वो आपको बताता रहूंगा। जो हाईलाइट पहले से हैं या मैं हाईलाइट करूं उसको आप अवश्य ध्यान से अपने बुक में अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, विजयनगर अथवा विजय का शहर। विजयनगर का मतलब क्या था? विजय का शहर। एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। पूरा विजयनगर साम्राज्य भी उसे बोलते थे और विजय नगर एक शहर भी था। जैसे दिल्ली एक शहर भी था और दिल्ली साम्राज्य, ठीक है। मगध में जैसे पाटलिपुत्र एक शहर था तो मगध साम्राज्य था। यहाँ विजयनगर साम्राज्य भी था, विजयनगर शहर भी था। उस शहर के आसपास एरिया को मिला दें तो साम्राज्य बन जाता था। इस साम्राज्य की स्थापना किसने की? सबसे पहली बात तो यही है। तो इसकी स्थापना 14th सेंचुरी में हरिहर बुक्का नामक दो लोगों ने की थी। अभी आगे उनके नाम आएंगे। यह अपने चरमोत्कर्ष पर जो था वह उत्तर में, कृष्णा नदी के उत्तर में, ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। तो ये कृष्णा नदी के उत्तर में, आपने देखा है कृष्णा नदी ऐसे बहती है, नीचे से तुंगभद्रा नदी आती है। तो ये उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ था, यानी कि इस एरिया में, बीच वाले एरिया में फैला हुआ था। कृष्णा नदी के नीचे और तुंगभद्रा के ऊपर मेनली। बाकी ये दक्षिण तक भी जा रहा था, लेकिन मेनली देखा जाए तो कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिण तक फैला हुआ था। समझ गए आप? तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन सा साम्राज्य था जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य में स्थित था। क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। यानी कि 1565 के बाद इसकी स्थापना जो हुई थी वह हरिहर बुक्का ने की थी। 13th अभी हम देखेंगे कब की थी। और 1565 में कई छोटे छोटे साम्राज्य थे, उन्होंने मिलकर आक्रमण किया और फाइनली इसका विनाश हुआ। 17वीं 18वीं शताब्दी में यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया। पर फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब जो मैं बोल रहा था, क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। तो कृष्णा ऊपर से आ रही थी, तुंगभद्रा इधर से आ रही थी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके अवशेष, उसके बारे में कहानियां, तो सब अभी तक भी है। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। इन्होंने क्या नाम रखा? हम्पी। उस शहर को, उस क्षेत्र को। आज भी आप जानते हैं हम्पी यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल है या नहीं शामिल है, आपने पढ़ा होगा। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मात्र देवी पंपा देवी के नाम से हुआ। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम्पी नाम कैसे पड़ा? तो मात्र देवी थी, उनके नाम से। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोज हुई, बात को स्थापत्य के नमूने मिले, अभिलेख मिले और अन्य दस्तावेज भी मिले, जिन्होंने पुनः विजयनगर साम्राज्य को खोजने में मदद की, जिससे पता चला यहाँ पर एक विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि दिमाग कहानी के हिसाब से लोगों ने अपने वंशज को बताया, उन्होंने अपने वंशज को बताया, उन्होंने अपने वंशज को बताया। और विजयनगर शहर के चारों एक दीवार भी बनी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में। तो विजयनगर शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवार का भाग। चलिए चलते हैं हम्पी की सैर में। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता और पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी, क्वेश्चन इनके भी बारे में पूछे जाने लगे हैं। सिंपल पूछेगा, हम्पी की खोज किसने की, या हम्पी की खोज का प्रारंभ किसने किया, या कर्नल कॉलिन मैकेंजी कौन थे, क्योंकि एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। तो इन्होंने मानचित्र भी तैयार किया था, ये भी ध्यान रखिएगा।
उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। यानी पहली जानकारी कहाँ से मिली? क्या कोई स्थापत्य मिला? क्या कोई बहुत बड़ा अभिलेख मिला? नहीं, पहली शुरुआती जानकारी विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी की जो पूजा स्थल थे वहां के पुरोहितों की स्मृतियां, उनके द्वारा जो बताया गया वहां इन्हें शुरुआत में जानकारी मिली। फिर 1856 में क्या हुआ? 1856 से छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए। फिर इन्होंने चित्र संकलित किए, शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए, चित्र इकट्ठा हुए, फिर उनका अध्ययन किया गया कि क्या एक ही समय के हैं, क्या कह रहे हैं, कैसे रंग हैं। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि अभिलेख भी मिले हैं। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों और तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। क्यों? क्योंकि तो यहाँ कोई अगर आया था यात्रा में तो उसने जो लिखा और यहाँ जो अभिलेख मिले, जो यहाँ चित्र मिले, यहाँ जो बातें सुनने को मिली, क्या वह कहीं ना कहीं एक जैसी प्रतीत हो रही है। अगर एक जैसी प्रतीत हो रही है तो इसका मतलब है बात सही है और कोई बड़ा साम्राज्य यहाँ उपस्थित था। और आसपास के लोग भी तो कुछ न कुछ लिखते होंगे, तो तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत में साहित्य जो है, क्या वहाँ कुछ इस विजयनगर साम्राज्य के बारे में चीजें मिलती हैं? अगर मिलती हैं तो हाँ, सबूत ज्यादा सही से बता पा रहे हैं, ये और ज्यादा पुख्ता हो जाता है कि हाँ, जो यहाँ बात चल रही है वह आसपास के लोगों के द्वारा भी उसे जस्टिफाई किया जा रहा है। मैकेंजी तो मैकेंजी के बारे में इतना जानने की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन हाँ, ये एक अभियंता था, सर्वेक्षक था और मानचित्रकार था। तो जब 22-23 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 लोगों के नाम दिए थे, ये कौन थे, तो आपको बताना था ये कौन थे। पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था ये, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, बाकी तो आपने पढ़ा ही होगा, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। राय नायक सुल्तान, तो परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने की थी। तो स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। कब की थी? 1336। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 1336 हरिहर बुक्का, रट लो बिल्कुल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 में की थी। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। तो यह भी ध्यान रखिए, भाषाएं अलग अलग बोलने वाले लोग यहाँ रहते थे, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनता है तो यही स्टेटमेंट में बन जाते हैं क्वेश्चन और हमें पता नहीं चलता, फिर हम सोचते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया। क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आया था। ठीक है। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान, उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार करने के लिए संघर्ष किया। यानी कि इनके सामने कौन था? तो दक्कन में सुल्तान थे इनके सामने, इनके साथ में, और उड़ीसा के गजपति शासक हुआ करते थे जो इनके समकालीन थे। तो विजयनगर साम्राज्य उड़ीसा के गजपति शासकों के समकालीन है, तो ये भी बन सकता है स्टेटमेंट। इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान, विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में, और विजयनगर शासकों ने अवधारणाओं, भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया, जिन्हें उन्होंने आगे और विकसित किया। तो ये एक दूसरे से चीजें सीख रहे थे। स्थापत्य कला, जैसे कि आज आप जो स्थापत्य कला देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं कुछ हमारे यहाँ की है, कुछ हो सकता है अरबी हो, कुछ हो सकता है यूनानी तरीके की हो। तो जो चीजें हैं वो बदलती रहती हैं, हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। हमारे यहाँ की कला दूसरे देशों में और दूसरे देश की कला, भाषा, खान पान, पहनावा, ये सब आदान प्रदान होता रहता है। इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में होयसल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि राज्य का विकास देखा था। इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, इसको मैंने हाईलाइट क्यों नहीं किया, ये छूट गया, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर और बेल्लूर के चन्न केशव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। कौन शासकों ने? जो चोल शासक थे या जो होयसल थे, इन लोगों ने कई मंदिरों को संरक्षण प्रदान किया था।
विजयनगर के शासकों ने जो अपने आप को राय कहते थे, इन परंपराओं को आगे बढ़ाया, जैसा कि हम देखेंगे, उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन्होंने भी इन परंपराओं को आगे बढ़ाया, इन्होंने भी मंदिरों को संरक्षण दिया, मंदिरों का निर्माण कराया। तो ये भी स्टेटमेंट बन सकता है रॉय वाला। राय कौन थे? आप तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर देख सकते हैं, इसका गोपुरम आप देख सकते हैं, ये गोपुरम है। और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे मूर्तियां बनी हुई हैं। आप मूर्तियां देखेंगे, ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं मूर्तियां बंधी हुई दिखेंगी। कितना मतलब भव्य तरीके से चीजें बनती रही। और मंदिर तो पीछे, ये तो गेट है, गोपुरम। गोपुरम आप जानते हैं क्या होता है? वही जो आप मंदिर में प्रवेश करते होंगे तो बीच में मंदिर होगा, उसकी चारों तरफ बाउंड्री होगी, और बाउंड्री में यहाँ पर गेट लगा होता है बड़ा सा। जो विजयनगर साम्राज्य है, वहाँ जो समकालीन लोग उस समय हुआ करते थे, वह इसे कर्नाटक साम्राज्यमु की संज्ञा दिया करते थे। कर्नाटक साम्राज्यमु। यहाँ पर मैकेंजी कई लोगों के साथ खड़े हैं। ठीक है। हाथी, घोड़े और लोग, जैसे गजपति अभी हम लोगों ने देखा था उड़ीसा के हैं। अगर आपने ये भी याद कर लिया कि उड़ीसा के गजपति शासक थे, तो वहां पर सही मिलान करने को आ जाता है क्वेश्चन, तो वहां से आप सही मिलान कर सकते हैं। इनका अर्थ होता है हाथियों का स्वामी। गज हाथी, पति मतलब स्वामी। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी फैक्ट बन सकता है आपका। शासक और व्यापारी, अब यहाँ पर टर्मिनोलॉजी जो पूछी जाती है वह भी इंपॉर्टेंट है। देखो, क्योंकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित होती थी। अश्व सेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। आपको समझ में आया क्वेश्चन कहाँ पे बनेगा? यहाँ से बनेगा। घोड़ों का आयात कहाँ से करते थे? अरब और मध्य एशिया से करते थे। वह अरब और मध्य एशिया की तरह कोई और नाम दे देगा, इंडोनेशिया दे देगा, पूर्वी एशिया दे देगा, या यहाँ पर आयात की जगह निर्यात कर देगा कि हम घोड़ों का निर्यात क्या करते थे। तो आपको संभल के रखना है। शाम को रात को 10 बजे हम इसी पर बेस्ड पीवाईक्यू और पीवाईक्यू पर बेस्ड जो क्वेश्चन है नए एनसीईआरटी और पीवाईक्यू, उन दोनों को मिलाकर जो क्वेश्चन बना रहे हैं, वह आप सीरीज अवश्य देखिए। 10 मिनट की सीरीज होती है, लेकिन बहुत फायदा देगा। वहां पर यही मैं बताने की कोशिश करता हूँ कैसे क्वेश्चन को घुमाया दिया जाता है। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित होता था, क्योंकि अरब से मंगाते थे और मध्य एशिया से आते थे, वह भी अरब ही होकर कहीं ना कहीं अरब लोगों का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ज्यादा था, तो अरब व्यापारियों द्वारा ये नियंत्रित होते थे। व्यापारियों के कुछ स्थानीय समूह थे जिन्हें कुदिरई और चिट्टी, चिट्टी तो शेट्टी, चिट्टी से सेठी बना, सेठी से सेठ बना, जो कहते हैं ना सेठ है, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी यहीं से निकला। जो व्यापारी होते हैं उन्हें चिट्टी कहते थे, फिर सेठी कहाँ जाने लगा, सेठ कहाँ जाने लगा, सेठ। तो सेठ यहीं से आया होगा कहीं ना कहीं। कुदरई और चिट्टी ये क्या है? व्यापारी लोगों के स्थानीय समूह है। क्या है? स्थानीय समूह है व्यापारियों के। घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था इन्हें, घोड़ों का व्यापारी भी कहा जाता था। तो या तो व्यापारियों के स्थानीय समूह आएगा, या घोड़ों के व्यापारी किसे कहा जाता था, या कुदरई चिट्टी क्या हुआ होते थे। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भी इन विनियमों में भाग लेते थे। 1498 ईस्वी से कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए, ये पुर्तगाली थे। आप जानते हैं 1498 में वास्को डी गामा आता है पहली बार। वास्को डी गामा 2 बार आया है सॉरी भारत में, 2 बार वास्को डी गामा भारत में आया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक इंटरेस्टिंग और बात बताऊं, पहले यूरोपीय आए थे या बाबर आया था? मुगल पहले आए या यूरोपीय आए? जैसे आप जनरली बातें सुनते हैं कि पहले मुगलों ने शासन किया, फिर यूरोपियों ने शासन किया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत के अंदर सबसे पहले कौन आया था, यूरोपीय आए थे या बाबर आया था? सोच के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने अलग अलग सेशन में कई बार ये जिक्र कर चुका हूँ। जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे थे। आप जानते हैं उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, कितनी बढ़िया नौसेना थी।
विशेष रूप से बंदूक, उनका प्रयोग इस काल की उलझी हुई राजनीति में महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों और रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। तो किस लिए प्रसिद्ध था विजयनगर? ये स्टेटमेंट बन सकता है। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, यानी कि यहाँ की जनता समृद्ध थी। क्या बता रहे हैं? यह लाइन यहाँ बता रही है कि यहाँ की जो जनता थी वह समृद्ध थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की। यानी कि रत्न और आभूषण क्या किए जाते थे? आयात किए जाते थे, मंगाए जाते थे, घोड़े के साथ साथ रत्न और आभूषण। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। तो हम निर्यात क्या करते थे? बेचते क्या थे? भेजते क्या थे? मसाले, वस्त्र और रत्न। और मंगाते क्या थे? रत्न और आभूषण। राज्य का चरमोत्कर्ष और पतन। कब चरमोत्कर्ष हुआ, पतन कब हुआ? यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और केडीआर पे तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। केडीआर मीन्स कृष्णदेव राय। आइए पढ़ते हैं। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य और सैनिक कमांडर शामिल थे। तो या तो शासकीय वंश था, राजा लोग हुआ करते थे, सैनिक कमांडर भी थे। सिर्फ राजा लोग नहीं थे, सैनिक कमांडर भी इसमें थे। सबसे पहले जो राजवंश आया कहाँ? विजयनगर साम्राज्य में, वह था संगम वंश। पहला राजवंश क्या था? संगम वंश, जो 1485 तक नियंत्रण रखता है। उसके बाद आता है शुलभ वंश। ये क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है। शुलभ वंश आता है। शुलभ वंश ने इसे उखाड़ फेंका, किसे? संगम वंश को, जो सैनिक कमांडर थे। तो शुलभ क्या थे? शुलभ सैनिक कमांडर थे। सबसे पहले संगम वंश आता है, उसे शुलभ लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया। शुलभ सैनिक कमांडर हुआ करते थे और ये 1503 तक सत्ता में रहे। महत्वपूर्ण वही है जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पहले से है। फिर एक संप्रदाय एक वंश आता है, वह है तुलुव वंश। सबसे इंपॉर्टेंट है। तुलुव वंश में एक राजा हुए हैं कृष्णदेव राय। इन पर क्वेश्चन उतनी बार आ चुका है जितनी बार शायद अकबर पर भी क्वेश्चन नहीं आया होगा यूपीएससी। आई रिपीट, जहां तक मुझे याद है इन पर क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है जितना अकबर पर क्वेश्चन नहीं आया होगा। क्या आप मानेंगे ये बात? नहीं मानेंगे तो पीवाईक्यू की सीरीज पूरी करा रखी है, आप जाकर के उसमें देखिए जाकर। हाल फिलहाल में भी केडीआर पे क्वेश्चन आया। तुलुक वंश से ही संबंधित है। तीनों संगम याद रखिए, तीनों शासक वंश से याद रखिएगा। संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुक वंश। SST, तुलुक वंश के कृष्णदेव राय थे सबसे महत्वपूर्ण। आइए, कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। इन्होंने विस्तार किया। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल किया गया। इसी समय मेन रूप से तुंगभद्रा और कृष्णा, जो मैं नदियां बता रहा था, उनके बीच का क्षेत्र जो है उसे रायचूर दोआब कहते थे, उसको हासिल कर लिया 1512 में। फिर उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया 1514 में। फिर बीजापुर के सुल्तान को पूरी तरह पराजित किया गया। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1520 में कृष्णदेव राय से। ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला, यानी लड़ाई के लिए तैयार रहते थे। हमारे भारत की तरह तैयार है, सारे हथियार और हमारे जितने भी सैनिक तैयार है, लेकिन हमारे पास शांति है, समृद्धि है। हम कहते हैं शांत रहो, हम पहले हमला नहीं करेंगे, शांति ही सबसे महत्वपूर्ण है, शांति ही रखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सो जाएंगे चद्दर ओढ़ के। हम अपनी सुरक्षा करना भी जानते हैं। समृद्धि भी हमारे यहाँ हो रही है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। लेकिन सैनिक तैयार भी रहते हैं, हमारे सैनिक। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव को जाता है। तो दो काम, एक तो मंदिरों का निर्माण हुआ, दूसरा कुछ मंदिरों में गोपुरों को जोड़ा। मंदिर पहले से बना था, मान लो ये मंदिर बना था पहले से, अब इसकी चारों तरफ दीवार होती है, यहाँ पर गोपुरम बना दिया गया। तो मंदिर भी बनाया कृष्णदेव राय ने और गोपुरम भी बनाए। सबसे महत्वपूर्ण जो है, उसने अपनी माँ के नाम विजयनगर के समीप
नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की, ये फैक्ट भी पूछा जाता है। अपनी माँ के नाम एक पेड़ चल रहा है, माँ के नाम एक नगर बसा दिया था, उपनगर बसा दिया था, किसने? कृष्णदेव राय ने। तो 3-4 फैक्ट यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो गए, 3 तो ऊपर पढ़ लिए हमने। संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुप वंश, तुलुप वंश के कृष्णदेव राय, फिर हमने देखा रायचूर दोआब पर कब्जा किया, उड़ीसा के शासकों का दमन किया, बीजापुर के सुल्तान को 1520 में हराया। अब आपको यहाँ देख कर ये भी पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है, 1512, 1514, 1520 क्यों दिया गया? एक ही क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन बनाने के लिए। रात को 10 बजे वाली क्लास में तैयार रहिएगा इस क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन के लिए। चौथा, यहाँ पर अपनी माँ के नाम नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? नीचे 4 ऑप्शन होंगे। कृष्णदेव की मृत्यु 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। इनकी मृत्यु हो गई। सबसे ज्यादा विजयनगर साम्राज्य इनके समय में या इनके ज्येष्ठ बाद ही महत्वपूर्ण था। इनकी मृत्यु हुई, उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमने ऊपर भी देखा था जो सुलभ वंश था वह भी सैनिक कमांडर थे। तो जो बहुत ज्यादा बड़े वंश नहीं हो पाए, वहां सैनिक कमांडर मजबूत हो जाते थे। जैसे आप पाकिस्तान को अगर देखें, मैं तुलना नहीं कर रहा किसी भी राजवंश की, क्योंकि पाकिस्तान से तो ये सब राजवंश अच्छे ही हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप देखो या म्यांमार में देखो, बांग्लादेश में देखो, जैसे ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कमजोर होता है, तुरंत सैनिक शासन चालू हो जाता है। सेना के हाथ में सत्ता होती है, सेना के हाथ में सैनिक होते हैं। वैसे ही यहाँ था, जैसे ही कमांडर को मौका मिलता था, उसे लगता था कि राजा कमजोर है, वह उसको पलट देता था। वो कहानी आज भी चल रही है कई देशों में, जहाँ ठीक ठाक लोकतंत्र नहीं है वहां। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराबिड। तो पहले संगम, फिर शुलुभ, फिर तुलुभ, फिर अराबिड। ये 4 याद रखिएगा, 10 बजे आपको क्रोनोलॉजी में ये क्वेश्चन मिलेगा और एग्जाम में भी आ सकता है। तो चारों याद हो गए, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है। अब आप जानते हैं 2 नदियों के बीच का क्षेत्र कितना समृद्ध होता है, चाहे खेती के लिए हो, और ये कर्नाटक का क्षेत्र था, यहाँ से बहुत सारा आयात निर्यात होता था। तो सब कब्जा करना चाहेंगे, आसपास के जितने भी शासक थे। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध भी हुआ, महत्वाकांक्षाएं सब शासकों की थी। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुई। मतलब कई साम्राज्य थे, एक बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था, ये तीनों मिल गए और विजयनगर पर आक्रमण कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1565 में विजयनगर की सेना के प्रधानमंत्री थे राम राय। इनके नेतृत्व में एक राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध, ज्यादातर नाम आपको तालीकोटा का युद्ध मिलेगा, कहीं कहीं राक्षसी तांगड़ी मिलता है, ज्यादातर तालीकोटा का युद्ध। तो क्या याद रखना है? 1565 में, डेट भी याद रखनी है, 1565 में विजयनगर की सेना के प्रधानमंत्री राम राय थे, उनके नेतृत्व में तालीकोटा का युद्ध हुआ। विपक्षी लोग कौन थे? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा यह युद्ध लड़ा गया। और जब इतने लोग मिलकर कोई युद्ध लड़ेंगे, और अब विजयनगर साम्राज्य उतना प्रभावशाली भी नहीं रह गया, बड़े नेता कोई थे नहीं, तो राम राय को हार का सामना करना पड़ा, करारी शिकस्त हुई और विजयनगर टूट गया। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराबिद राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी तिरुपति के समीप से शासन किया। यानी कि ये थोड़ा सा पूर्व में सिमट गया, जहां अराबिद राजवंश अभी भी थोड़ा बहुत शासन कर रहा था, क्योंकि आप जानते हैं ना, कंप्लीटली नहीं खत्म होता कोई। जैसे औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, मेनली अगर देखा जाए तो,
लेकिन वो कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ था, वहां भी कोई ना कोई शासक रह गया। कोई भी साम्राज्य, जैसे मैसूर की बात करें अगर, तो वहाँ टीपू सुल्तान जब मर गया उसके बाद भी वहाँ जो पहले का राजवंश था उसके किसी शासक को बिठा दिया ब्रिटिश ने। ठीक, तो पूर्णता खत्म नहीं होता, उसके कोई ना कोई राजा छोटे मोटे रहते हैं। तो चंद्रगिरी से भी इन्होंने शासन किया और पेनुकोंडा से भी शासन करना शुरू कर दिया, लेकिन विजयनगर को लूट लिया, उसको उजाड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, एक तरफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा थे और एक तरफ था तालीकोटा युद्ध में राम राय, 1565 में युद्ध लड़ा गया। इस समय मुगल सम्राट कौन था, क्या आप बता सकते हैं? अगर आपने बता दिया मुगल सम्राट कौन था, तो मैं मान लूंगा आपने 7th क्लास की एनसीईआरटी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की है। हमने तो कराया ही है, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। राजा और व्यापारी। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय, 1509 से 1529, यहाँ भी ध्यान रखिएगा, ने शासन कला के विषय में अमुक्त मल्यद नामक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी। हाँ, इसी वर्ष 2025 में एक पुस्तक पूछी गई थी, दक्षिण भारत के ही राजा के द्वारा लिखी गई, महेंद्र वर्मन के द्वारा शायद लिखी गई पुस्तक पूछी गई थी, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। तो कृष्णदेव राय पर भी लिखी एक पुस्तक है, एक कृति है। कृष्णदेव राय ने शासन कला के विषय में अमुक्त मल्यद नामक तेलुगु भाषा में कृति लिखी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। कौन सी? अमुक्त मल्यद। और वो वन लाइनर क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चन था जो पूछा गया था। आप ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वह वन लाइनर भी पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यूपीएससी में सब लंबे चौड़े ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस पुस्तक को वैसे ही घोट कर पी जाइए जैसे आप कालिदास की पुस्तकें, ग्रंथ को घोट कर पी जाते हैं। अमुक्त मल्यद तेलुगु भाषा में। यहाँ व्यापारियों के विषय में उसने लिखा है कि एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए, बंदरगाहों को सुधारना चाहिए, वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़ों, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती, अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके। उसे प्रबंध करना चाहिए कि उन विदेशी नाविकों जिन्हें तूफानों, बीमारी, थकान के कारण देश में उतरना पड़ता है, कि भली भांति देखभाल की जा सके। सुदूर देशों के व्यापारी हाथियों अच्छे घोड़ों का आयात करते हैं, रोज बैठक में बुलाकर तोहफे देकर उचित मुनाफे की स्वीकृत देकर अपने साथ संबद्ध करना चाहिए। ऐसा करने पर ये वस्तुएं कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुंचेंगी। कितनी बढ़िया बात, कितनी मतलब कूटनीति की बात है। आप ऐसा व्यवहार रखें कि वह वस्तु आप तक पहुंचे, दूसरे तक ना पहुंचे। वह आपसे पहले व्यापार करे, दूसरे तक ना करे। तो यहाँ लिखा भी है, आपके विचार में राजा व्यापार को प्रोत्साहित करने का इच्छुक क्यों था? विनियमों से किन समूहों का लाभ पहुंचा होगा? आज भी देखो ना, हम भी आज भी क्या हो रहा है, टैरिफ टैरिफ आप देख रहे हैं। टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ का मतलब तो यही है कि व्यापार, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं कई के साथ, कि आप हमारे यहाँ अपना सामान फ्री आने दो, हम आपके यहाँ आने देंगे। फ्री का मतलब हम टैक्स नहीं लगाएंगे, आप जितने में भेजते हो उतने में यहाँ बिकेगा। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं पहले से लेकर आज तक ये सब चलता आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, विजयनगर साम्राज्य और भी कई साम्राज्य उस समय के हैं। तो आप देखो, ये कृष्णा नदी है, अगर हम दूसरे कलर से बनाए इसे, तो ये कृष्णा नदी है, ठीक है, और ये नीचे से तुंगभद्रा नदी आ रही है, और इसके बीच में जो साम्राज्य है इसको क्या बोलेंगे? विजयनगर साम्राज्य। जब विजयनगर साम्राज्य है तो ऊपर आपको बीजापुर दिख रहा है, गोलकुंडा दिख रहा है, वारंगल दिख रहा है, यहीं पर एक बीदर भी दिख रहा है। हैदराबाद कृष्णा नदी पर है। ऐसे नीचे मैसूर आपको दिख रहा है, तंजावुर दिख रहा है, मदुरई दिख रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कांचीपुरम दिख रहा है, ये महत्वपूर्ण आपको मछलीपट्टनम दिख रहा है, कालीकट इधर है, कोचीन। महत्वपूर्ण उस समय के क्षेत्र हुआ करते थे जब विजयनगर था। 14th से 18th तक की बात हो रही है।
आपको विजयनगर की लोकेशन समझ में आ गई? इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी, फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध में धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा या अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। मतलब हमेशा शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। उदाहरण के लिए अगर देखें तो कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया। यह भी स्टेटमेंट आ सकता है, यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके किसने गौरव महसूस किया? तो वह था कृष्णदेव राय। यानी हमेशा से लड़ाई नहीं करते थे सुल्तानों से, बल्कि वहां की सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन भी करते थे। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकारी के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। किसने किया? तो बीजापुर के सुल्तान ने किया। यहाँ पर बीदर, बरार, गोलकुंडा लिख देगा, अहमदनगर लिख देगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विवाद सुलझाने में हस्तक्षेप किया था। यानी एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं सही संबंध थे इनके। लेकिन फिर वही बात है कि संबंध कितने भी अच्छे हों, जब सामने वाले पर आपको हमला करना है, क्योंकि आप राजा हैं और आपको विस्तार करना है, करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि दो देशों के बीच या दो साम्राज्य के बीच एक ही जैसे संबंध हो। आज के हाल दिल ले लो आप, दो देशों के बीच संबंध एक जैसे नहीं हो पा रहे। एक नेता होता है, एक राष्ट्राध्यक्ष होता है तो संबंध अच्छे होते हैं, दूसरा राष्ट्राध्यक्ष आता है संबंध बिगड़ जाते हैं। सेम यहाँ हो रहा था, एक राजा आया तो संबंध अच्छे हैं, एक राजा आया तो संबंध खराब हो गया। ऐसा भी हो सकता है। वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थी, क्योंकि पड़ोस में शांति होगी तो हमारे यहाँ भी शांति होगी। हम तो यही चाहते हैं ना, पाकिस्तान बांग्लादेश भाई शांत रहो, तुम्हारे यहाँ शांति है तो हमारे यहाँ रहेगी। क्योंकि पड़ोसी अगर प्रॉब्लम में है तो कहीं ना कहीं हमें भी दिक्कत तो होगी ना। जैसे म्यांमार, बांग्लादेश में शांति नहीं होती है तो वहां के लोग भाग के रोहिंग्या या अन्य भारत में घुसपैठ करते हैं। पाकिस्तान में कोई दिक्कत होती है, वहां से लोग इधर उधर भागना शुरू करते हैं। गाजा में दिक्कत हुई, लोग इधर उधर भागना शुरू किए। यूक्रेन में दिक्कत हुई, इधर उधर भागना शुरू किए। तो पड़ोसी भी ठीक रहे तब हम ठीक रहेंगे। यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए, उन्होंने निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। ये महान भाव थे राम राय। इन्होंने सोचा हम तो हम हैं, हम सबको लड़ा देंगे आपस में, वो एक हो गए। समझ रहे हो? जैसे पाकिस्तान ने कहा था कि अफगानिस्तान, भारत ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया ड्रोन का। अफगानिस्तान ने बोला ऐसा है, उसने नहीं किया, तुम हमें लड़ाओ मत, और नजदीक आ गए। समझ रहे हो आप, एक राजा की नीतियां किस तरह प्रभावित करती हैं चीजों को। कृष्णदेव राय थे, बढ़िया चल रहा था, राम राय थे, उन्होंने जोखिम मोल ले लिया। यवन क्या है? ये यवन अभी हमने पढ़ा, यवन राज्य की स्थापना करने वाला। तो यवन संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका प्रयोग यूनानियों तथा उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले लोगों के लिए किया जाता था। जो उधर से लोग आते थे उसे उन्हें यवन बोलते थे। राय तथा नायक, साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, उनके पास शक्ति थी, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे, जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। सेना प्रमुख संपल है, सेना उसके अंदर में है। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे। कई बार बचने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे। इनको, ये जो सेना प्रमुख है, इन्हें नायक कहते हैं। ये आमतौर पर तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया था। ये अक्सर विद्रोह कर देते थे, इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही बस में किया जाता था। तो विद्रोह वही मैंने बताया था अभी। अमर नायक प्रणाली ये क्या थी, ये पूछी जा सकती है। पहली बात तो किसकी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की। क्या थी? तो अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से लिए गए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है, अमर नायक प्रणाली कहाँ से ली गई थी, कहाँ से प्रभावित है? तो दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से प्रभावित है, ऐसा प्रतीत होता है।
अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिया जाता था। सिंपल है ना कि ये मान लो पूरा एम्पायर है, साम्राज्य है, हमें सेना रखनी है तो हम किसी को वेतन दे सकते हैं कि भैया 500 रुपया महीना आना, 1000 रुपया आना। अब हमारे पास रुपया तो है नहीं, तो हमने कहा ऐसा है भाई, तुम यहाँ जो जगह है, क्षेत्र है, ये तुम्हारा हुआ, इसका प्रशासन करना, चलाना, यहाँ से जो भी पैसा मिले कुछ हमें दे देना। यहाँ मान लो राजा बैठा है, किंग, कुछ हमें दे देना, बाकी तुम रखना। अब ये धीरे धीरे यहाँ अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर लेगा अगर ऐसा है तो। ऐसे यहाँ कोई है वो अपना यहाँ प्रभुत्व स्थापित कर लेगा, ऐसे यहाँ वाला यहाँ प्रभुत्व स्थापित कर लेगा। और जैसे ही राजा कमजोर हुआ, ये सब अपने आप को फ्री कर देंगे, तुम जाओ निकल लो, अब हम तो चले अपने साम्राज्य को बनाने। जब तक यहाँ शक्तिशाली राजा है तब तक इनकी हिम्मत नहीं होगी कुछ भी करने। समझ में आया? क्षेत्र देते थे, पैसा नहीं देते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मियों, व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। जो मैंने बोला कि आप उस क्षेत्र में रहो, जब मुझे सैनिक की जरूरत हो ले आना सैनिक, बाकी यहाँ अपना पैदा करो, कुछ परसेंट हमें दे देना, बाकी तुम रखो। ठीक है। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग, घोड़े, हाथी, निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे। मैंने जो बताई कहानी वही, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिण प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया। राजस्व का कुछ भाग मंदिर, सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए भी खर्च हो जाता था। ठीक है, समझ में आया? कोई कठिन चीज नहीं है। चलिए, अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे। जो मैंने बोला, कुछ हमको दे देना, बाकी तुम अपना देखो। तो भेंट के रूप में या किसी भी रूप में मान लो। और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे कि राजा साहब कृपा बनाए रखना। ठीक है। राजा कभी कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो ये याद नहीं रहेगी आपको। जो मैंने कहानी बताई वह सब याद रहेगी, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि उनको इस वाले को उठा के यहाँ भी भेज सकता है। क्यों? वही जो मैंने बताया, डर कि यहाँ रहेगा तो यहाँ वाले जनता जो है इसे ही अपना राजा स्वीकार करने लगेगी, क्योंकि यहीं पर वह मिलता है जनता से। ये भाई साहब जो किंग बैठे हैं ये नहीं मिलने जाते हैं, उनके लिए नेता कौन? यही भाई साहब। धीरे धीरे अगर यहीं रहा, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगा, तो इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते थे, इसको यहाँ, जैसे आजकल बड़े बड़े अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाता है कि 2-3 साल रहे तब तो तुम वहाँ सबसे व्यवहार बना लोगे, कौन नेता क्या कर रहा है और कौन अधिकारी क्या कर रहा है और कौन ठेकेदार क्या कर रहा है, सबसे बढ़िया से बन गया मामला। नहीं, जब तक मामला बनाओगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। समझ रहे हो आप? ये दूसरा आएगा, दूसरा देखेगा कि ये तो अधिकारी साहब ने घपला किया रखा है, तो या तो उसे भी परसेंटेज दूं, या फिर आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कब यहाँ से चला जाऊंगा पता नहीं, तो अच्छे अच्छे काम करो, तो क्या पता कब ट्रांसफर हो जाए। तो यहाँ भी ऐसे ही था, ट्रांसफर भी कर देते थे जिससे वह अपना प्रभुत्व उस जगह पर नियंत्रित ना कर पाए, और जो राजा है, जो मेन राय है, जो मेन है, उसका नियंत्रण इन पर बना रहे। पर 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने को स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। मैंने ये भी बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं। इस कारण केंद्रीय राज्य की ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा। अब भाई इसने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, राजा जगह तुम निकल लो, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया। अब राजा के पास केवल ये क्षेत्र बचा। क्यों? क्योंकि राजा कमजोर आ गया। जैसे मुगल सल्तनत देख लो, जब राजा कमजोर हुए तो अवध ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, हैदराबाद ने अपने आप को, और बंगाल ने अपने आप को, सबने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द था समर से हुआ है, जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है, इनका पद ऊंचे पद का पुल्लिंग है। वो नहीं, लेकिन हाँ ये जो कहानी मैंने बताई ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमर नायक प्रणाली याद रखिएगा, अमर नायक प्रणाली कभी भी पूछी जा सकती है। विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश। यहाँ पर आपको एक नक्शा दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है तुंगभद्रा नदी, ये दिख रहा है आपको हम्पी, ये केंद्रीय भाग है,
ये शाही केंद्र है। तो ये नक्शा है मोटा मोटा, क्यों दिखा रहा हूँ, ऐसे ही दिमाग में बस जाएगा थोड़ा बहुत। अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह ही यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से अभिलक्षित था। नक्शे पर बने तीन अंचलों को पहचानिए। मध्य भाग को ध्यान से देखिए, ये मध्य भाग था। कहाँ है? क्या आप नदियों से जुड़ती हुई कई नहरों को देख सकते हैं? किलेबंद दीवार को देख सकते हैं। धार्मिक केंद्र किलेबंद थे। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या आपको समझना है कि नहरें थी, किलेबंद दीवारें थी, ये ध्यान रखना है। बाकी तो अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से। शहर के विषय में खोज। विजयनगर के राजाओं तथा उनके नायकों के बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं, यानी अभिलेख भी थे इनके, इनके ध्यान रखिएगा। जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख मिलता है, यानी मंदिर को दान भी देते थे ये लोग, यह भी ध्यान रखिएगा। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की, इसके बारे में लिखा, यानी यात्री भी यहाँ आए थे। बहुत महत्वपूर्ण एक यात्री है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। इनमें सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आप सब इंपॉर्टेंट क्यों बताते हैं? क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यूपीएससी कभी भी पूछ लेगा। तो निकोलो दी कॉन्टी, निकोलो दी कांति, निकोलो दी कांति, ये कहाँ का था? इटली का था। अब्दुल रज्जाक, बहुत इंपॉर्टेंट, फारस का राजा का राजदूत था, फारस का राजदूत था। अफानासी निकतिन, ये रूस का व्यापारी था। जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की। और दुआल्टे बरबोसा, डोमिंगो पेस तथा पुर्तगाल का फर्नावो नूनीज, जो सभी 16वीं शताब्दी में आए। तो दो चीजें याद रखनी है। पहला तो ये पुर्तगाल सॉरी विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन आए। तो निकोलो द कांटी, अब्दुल रज्जाक, अफानासी निकतिन, दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेस, फर्नावो नूनीज आए। इतने लोग आए। फिर क्या याद रखना है? 15th सेंचुरी में कौन कौन आया और 16th सेंचुरी में कौन कौन आया। तो 15th में ऊपर वाले निकोलो द कांटी, अब्दुल रज्जाक, अफानासी निकतिन। 16th में दुआल्ते बरबोसा, डोमिंगो पेस और फर्नावो नूनीज। फिर कौन क्या था? ये इतालवी व्यापारी था, ये फारस के राजा का राजदूत था, ये रूस का व्यापारी था, ये पुर्तगाल का था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। अगर इससे भी आगे याद करो तो आपको इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद करना है कि पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। ठीक है, चल बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब इन्होंने कुछ बताया होगा, उसको देखते हैं किसने क्या बताया। तो सबसे पहले डोमिंगो पेस द्वारा लिखे गए विजयनगर शहर के वर्णन से लिया गया उदाहरण है। इस शहर का परिमाप मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता। मतलब जहां से इसने देखना शुरू किया वहां से पूरा दिख ही नहीं रहा था, तो ये कैसे बताया। पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहां से मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया। मतलब ये कहानी बताने का मतलब है कि ये बता रहा है कितना बड़ा विशाल था। मैं पहाड़ी पर चढ़कर भी एक ही भाग देख पाया। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो दूसरी लाइन इसने क्या बताई? पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहां से मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ। यानी कि इसने विशालता की पहाड़ बात कही है, इसने एक बहुत बड़ी साम्राज्य की बात कही है, बहुत बड़े शहर की बात कही है। दूसरा बात की है पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित होने की, किसने? डोमिंगो पीस ने। और देखने में अत्यंत सुंदर था, विशाल था, सुंदर था शहर। पेड़ों के कई उपवन हैं, आवासों के बगीचों में पानी की कई नालियां जो इसमें आती हैं, कई स्थानों पर झीलें हैं। झीलों की भी बात की है। राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ों का बगीचा है। अन्य फल पदार्थ। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? विजयनगर साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि यह रोम जितना विशाल है? किसने कहा था पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? किसने कहा था महल के समीप राजा के खजूर के पेड़ों का बगीचा है? अब जल संपदा, जल कैसा था यहाँ? जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ते हैं ना, अलग अलग चीजें, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक। तो यहाँ भी वैसे ही पढ़ाई जा रही है चीजें, जल संपदा के बारे में। क्या यहाँ नालियां थी?
क्या यहाँ हर घर में नल था? क्या यहाँ हर घर में कुआं था? तो विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य है कि तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। प्राकृतिक है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। हमें ऐसे बताया, ऊपर से आता है कृष्णा नदी का पानी और इधर नीचे से तुंगभद्रा। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है। कौन सी? ग्रेनाइट की पहाड़ियां, जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती हैं, चारों ओर फैली हुई हैं। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी से मिलती हैं। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए हैं। यानी लगभग सभी धाराओं, ये ध्यान रखिएगा, ये लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए हैं। यानी कि बांध बनाने में ये लोग परफेक्ट थे। काफी मात्रा में बांध बनाए गए हैं, काफी मात्रा में हौज बनाया गया है। क्योंकि यह प्रायद्वीप सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, इसीलिए पानी का जो इस्तेमाल है और अच्छे से इनको पता था करना। इसलिए पानी के संचयन और इसे शहर तक ले जाने के व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। पानी की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी थी। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। इससे संबंधित था ये विजयनगर साम्राज्य से। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सिंचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राज्य की केंद्र तक भी ले जाया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में एक हिरिया नहर, ये शायद कहीं एग्जाम में पूछी भी गई है। हिरिया नहर को आज भी भग्नावशेषों के बीच देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। निर्माण संभवतः संगम वंश के राजाओं यानी स्टार्टिंग वाला हमने लोगों ने पढ़ा था, फिर संगम, फिर सुलुभ, फिर तुलुभ और फिर अराबिल, संगम काल के लोगों ने कराया। आपको क्या ध्यान रखना है? बहुत बढ़िया नहरें हैं। एक इस नहर का नाम याद रखना है, इस जलाशय का नाम याद रखना है। बाकी बहुत बढ़िया अच्छी से व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ दिया गया है। हौज जलाशय का निर्माण किस प्रकार होता था? तो कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशय के विषय में पेश लिखता है। कौन? वही अभी पेश जो पढ़ के आए थे, डोमिंगो पेश। राजा ने एक जलाशय बनवाया तो पहाड़ियों के मुख्य विवर पर, जिसमें दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहां इकट्ठा हो, यानी जो पानी पहाड़ों से आता था वह इकट्ठा हो सके, ऐसा कुछ बनाया गया है। इसके अलावा जल 9 मील से भी अधिक की दूरी से पाइपों से आता था, यानी 15 किलोमीटर दूर तक पाइप बिछी थी। ये भी इंटरेस्टिंग है, पाइप से, जो बाहरी श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे। यह जल एक झील से लाया जाता था, जो छलकाव से खुद एक छोटी नदी में मिलती है। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ बने हैं, जिन पर खूबसूरती से चित्र उकेरे गए हैं। ये ऊपरी भाग में कुछ पाइपों से जुड़े हैं। अपने बगीचों, धान के खेतों की सिंचाई पानी खिलाते थे, यानी कि धान भी होता था, यहाँ धान की खेती होती थी। चीजें ऐसे निकालनी है आपको किताब पढ़कर। इस जलाशय को बनाने के लिए इस राजा ने पूरी पहाड़ी को तोड़वा दिया। जलाशय में मैंने इतने लोगों को कार्य करते देखा कि 15 से 20 हजार आदमी थे, चींटियों की तरह। समझ रहे हो आप पानी की व्यवस्था कितनी अच्छे से की जा रही थी। ये नहर बनाई गई, आप इसमें देख सकते हो, ये नहर बना गई है। ये कितनी बढ़िया तरीके से चीजें, और यहाँ देखो नीचे खंभे लगे हुए हैं, खंभे के ऊपर चीजें बनाई गई है नहर। वाह। चलिए, अभी डोमिंगो पेस पढ़ रहे थे, किलेबंदियां और सड़कों के बारे में किसने बताया? इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नजर डालते हैं जिनसे उन्हें घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट, वही कालीकट जहाँ कौन आया था, कालीकट भेजा गया एक दूत था। किसका दूत था? फारस के शासक का, अब्दुल रज्जाक। किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किसने किया था? अब्दुल रज्जाक ने। इनसे न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र और जंगल को भी घेरा गया था। ये महत्वपूर्ण है, जहाँ रहते थे लोग, केवल उसको नहीं, शहर को नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्र, कृषि, जंगल, यानी कि बहुत ही सावधानी पूर्वक ये लोग रहते थे, ये बताता है। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। पहाड़ियों को भी यूज कर लिया गया था। दुर्गों की 7 पंक्तियां, ये ध्यान रखिएगा। यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी शुंडाकार थी।
कार्य या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण कहीं भी उपयोग नहीं किया गया। पत्थर के टुकड़े फानाकार थे, जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। यानी कि जोड़ने के लिए कोई वस्तु या सीमेंट और गारा या मिट्टी ये नहीं यूज किया गया, उनको ऐसे लगाया गया कि वह खुद टिके रहते थे। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था, और दीवार के अंदर जो था वह मिट्टी और मलबा, वर्गाकार आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया। अब्दुल रज्जाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत बगीचे आवास थे। यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, सिर्फ एक दीवार नहीं थी, कई दीवार थी। और पेस क्या कहता है, डोमिंगो पेस, इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, जिस खेत हैं जहाँ वे धान उगाते हैं, कई उद्यान है, बहुत जल जो 2 झीलों से लाया जाता है। यदि चाहे अब्दुल रज्जाक हो तो चाहे डोमिंगो पेस हो, ये दोनों ये किलेबंदी के बारे में चीजें बताते हैं, यानी कि ये सही होगा। कई लोगों के बारे में जब एक बात बताई जाती है तो उसको सही माना जाता है। अब देखो, ये किलेबंद दीवार में बना एक प्रवेश द्वार आपको दिख रहा है, किले हैं, उसकी दीवार है और वहां पर प्रवेश द्वार है। वाह, कितना मजा आता होगा ना, पूरा चारों तरफ दीवार, बीच में सब रह रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। खर्चा भी बहुत होता होगा। आज हम अपनी बाउंड्री पर फेंसिंग नहीं कर पा रहे, कोई भी घुस के चला जाता है, कई क्षेत्रों में ऐसा है। बहुत एरिया है, बहुत पैसा भी तो है इसमें। वहां तो इतनी मोटी मोटी दीवारें लगाई जाती थी। इन कथनों की आज के पुरातत्वविदों द्वारा पुष्टि की गई, जिन्होंने धार्मिक केंद्र और नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले। उन्होंने निकाले हैं साक्ष्य कि धार्मिक केंद्र और नगरीय केंद्र के बीच कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यह क्षेत्र व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता था, जिसमें तुंगभद्रा से चलाया जाता था, कृष्णा से नहीं, तुंगभद्रा से चलाया जाता था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ से चलाया जाता था? तुंगभद्रा से, जो गंगा देकर फंसाएगा। आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? कृषि क्षेत्र का क्या, आजकल हम लोग देखते हैं तो खेती थोड़ी अपनी किलेबंदी करते हैं, घर को किलेबंद कर लेते हैं, खेती को थोड़ी थोड़ी करते हैं। अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। समझ रहे हो आप, कितनी सटीक तैयारी होती थी कि हो सकता है कोई आपको खेती ही ना करने दे। ये कहते हैं ना कि खाना पानी बंद कर दो उसका, वह कितने दिन लड़ेगा। तो आप अगर किलेबंद केवल घर है तो घर में रहने लगोगे, बाहर खेती करने नहीं निकल पाओगे, तो कितने दिन तक रह सकते हो? बात को समर्पण कर ही दो कि भैया पानी चला दो। जैसे सिंधु घाटी में सिंधु नदी का पानी अगर हम रोक लें तो पाकिस्तान कितने दिन तक रहेगा? इसी दिन कहेगा ही भैया पानी छोड़ दो। समझ रहे हो आप? तो इतना सोचते थे ये लोग। ये घेराबंदियां कई महीनों या यहाँ तक कि कई वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागार का निर्माण करवाते थे। इसलिए कहा भी जाता है ना कि आपके पास इतना होना चाहिए खाद्य सुरक्षा, कि कभी भी संकट आ जाए तो आपको दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। रूस पर कितने सेक्शन अमेरिका ने लगा दिए, फिर भी देखो आराम से जी रहा है। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी और व्यापक नीति को अपनाया। महंगी तो होगी पूरे क्षेत्र को कवर करना, लेकिन महत्वपूर्ण भी था। गोपुरम देखो आप, इस गोपुरम के बारे में क्या कहेंगे? ये देखो गोपुरम, गजब। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी, और तीसरी में शासकीय केंद्र को घेरा गया था। मतलब एक लेयर नहीं थी, कई लेयर। पहले बाहर वाली दीवार, फिर उसके अंदर कुछ और, फिर उसके अंदर कुछ और, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित प्रवेश द्वार थे, शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे। आप देखो ना इसको, ऊपर वाला भी हमने देखा था।
जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब, साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। जो मेहराब और गुंबद है प्रवेश द्वार पे बने, वह तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य का माना जाता है। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक, आपने पढ़ा भी होगा, इंडो इस्लामिक शैली मानते हैं। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की तथा वहां से बाहर आने वाली सड़कों का अध्ययन किया। उनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोजों से की गई। फर्श वाली सड़कें, पक्की सड़कें थी। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी, क्योंकि पहाड़ी पे चढ़ोगे फिर उसे काटना बहुत दिक्कत वाला काम है, तो घाटियों से घूमकर ही अंदर जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिरों के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई है, तभी ये मंदिर का गोपुरम आपको दिखाया गया है, प्रवेश द्वार। शहरी केंद्र देखते हैं। शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चले तो सामान्य लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ कम मिले हैं, जिनमें शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है। परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई जाती है और उनका यह सुझाव कि हो सकता है इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहते हों। यहाँ मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। यहाँ स्थित मकबरा मस्जिदों के विशिष्ट कार्य है, फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता, यानी मकबरा भी मिला है, मस्जिद भी मिली है, चीनी मिट्टी पाई गई है परिष्कृत। सामान्य लोगों के आवासों जो अब अस्तित्व में नहीं है, क्या 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बरबोसा, तीनों का अलग अलग याद रखना। डोमिंगो पेस क्या बताता है, अब्दुल रज्जाक क्या बताता है और बरबोसा किस बारे में बात करता है। बरबोसा लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं। छप्पर के आवास है ये कौन बताता है, बरबोसा बताता है। और पर फिर भी सुदृढ़ हैं, यानी फिर भी ठीक ठाक बने हैं। व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों के में अब व्यवस्थित हैं। व्यवसाय के आधार पर क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखो, ये विजयनगर में एक मस्जिद है, ये मस्जिद है, ये चीनी मिट्टी के बर्तन आपको दिख रहे हैं, ये उत्खनित पटरी का एक भाग है। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे, जो विविध प्रकार के संप्रदायों, जो संभवतः विभिन्न समुदायों द्वारा संरक्षित, यानी कई संप्रदायों द्वारा संरक्षित मंदिर हुआ करते थे। सर्वेक्षणों से यह भी इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। कई मंदिरों के बाहर आपको जलाशय मिलेंगे। राजकीय केंद्र, राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है, तो ये भी ध्यान रखना किस भाग में स्थित है। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है, पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित है। ये राजकीय केंद्र तो बोला गया, लेकिन वहां भी मंदिर इतने ज्यादा मात्रा में मिले हैं। स्पष्टता मंदिर और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था। इन देवी स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। वही आप धार्मिक को मानोगे तो लोग आपको समर्थन दे सकते हैं। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं, अनुष्ठानिक कार्यों में संबंध नहीं होती थी। इनका जो महल टाइप का है, इन्हें अनुष्ठान में नहीं शामिल किया जाता था। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे, जबकि धर्मेतर भवनों की रचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। यह इंपॉर्टेंट है, मंदिर राजगिरी से निर्मित थे, जबकि अन्य भवन जो थे वह अधिरचना जो थी उसकी वह विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है। विजय का एक भवन, सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा, जिसे पेश संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देते हैं। पेश वही डोमिंगो पेश की संज्ञा देते हैं कि विषय में वह लिखता है कि इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक दो मंच हैं, सुंदरता से चित्रित हैं। ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है, मूर्ति पूजा स्थल है और अन्य। बीच में चबूतरा रखा है, सिंहासन खड़ा हुआ है, मुकुट बढ़िया ठीक है। महानवमी डिब्बा आप देख सकते हैं, मतलब एक ऊंचाई पर बना है।
इस क्षेत्र की अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया। राजा का भवन नामक संरचना अंता क्षेत्र में सबसे विशाल है। मतलब राजा का भवन है तो सबसे विशाल होगा ही होगा, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन यह साक्ष्य नहीं मिला कि यही राजा का आवास है। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं, एक सभा मंडप है, एक महानवी दिब्बा है। मंच है मतलब ऊंचे मंच, जैसे आजकल मंच नहीं बनते ऊंचे भाई। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है, उनके बीच एक गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है, इसमें आसपास निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी, तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन आपको पढ़ना आना चाहिए, कहानी की तरह आपको चीजें समझनी चाहिए, ठीक है। आप लोग क्या करते हो ना, नोट्स पढ़ लेते हो, फैक्ट फैक्ट रट लेते हो, फिर एग्जाम में होता नहीं है सही से। तो आपको सिर्फ पढ़ाई इसलिए नहीं करनी कि बस फैक्ट रट लो और एग्जाम में कर दो। एनसीईआरटी इसलिए भी पढ़नी चाहिए जिससे आप इंटरव्यू, मेंस और उसके बाद भी जीवन में कुछ न कुछ यहाँ से सीख लो। अब जैसे यहाँ 7 वो बताया है कि दीवार थी, उसके अंदर दीवार थी, फिर दीवार थी, खेती अंदर की जाती थी, तो कूटनीति में आपको ये सब चीजें महत्वपूर्ण होंगी। आप जब कूटनीति, क्योंकि आपको बड़े पद पर जाना है, स्तंभों को एक दूसरे से बहुत पास पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता था, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। यानी यह नहीं बता सकते कि किस लिए मंडप बना था, पर हाँ इतना पुराना है तो मंडप का ये पता था। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच था, लगभग 11,000 फीट के आधार 40 फीट की ऊंचाई तक जाता था। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी, मंच का आधार उभारा से फटा पड़ा है, ठीक है। संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर अक्टूबर के शरद मास में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार, जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, महानवमी, ऐसा कुछ यहाँ पर होता होगा, इसलिए महानवमी क्या कहते हैं, डिब्बा कहा गया। एक चित्र वहां उत्कीर्णित है, ये है। तो यहाँ पे आपको धनुष दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर भी धनुष धनुष दिख रहा होगा, के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासन अपने रुतबे ताकत अध्यक्ष प्रदर्शन करता था। मेन रूप क्या है भाई, यहाँ कार्यक्रम शायद बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुआ करते होंगे, क्योंकि मंच पर कार्यक्रम ही तो होंगे। ये कमल महल है, कमल महल का रेखा चित्र जैसा कमल महल है। खड़ा रेखा चित्र किसी वस्तु अथवा संरचना का उद्रवलोकन होता है, इंडो इस्लामिक तकनीकों से प्रभावित था। मेहराबों पर ध्यान दें अगर आप, तो ये एक कमल महल टाइप का चीज है, क्योंकि रेखा चित्र है, मतलब बनाया गया है अलग से। ये आपको कमल महल के एक मेहराब का सूक्ष्म चित्रण है। ये मेहराब बनाई गई, ये बताता है कि कहीं ना कहीं इंडो इस्लामिक तकनीक प्रभावित थी यहाँ पर। इस अवसर पर होने वाले अनुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा, भैंसों अन्य जानवरों की बलि, अश्व की पूजा होती थी। क्यों? क्योंकि अश्व बहुत महत्वपूर्ण था। बलि प्रथा, नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा, घोड़ा, हथियार, हाथी, रथ, शोभा यात्रा, मतलब वही सब बहुत बड़े बड़े उत्सव हुआ करते थे ये सब, ठीक है। यहाँ भेंट भी दिया करता था राजा, ठीक है। महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है, वह इस अनुष्ठान का केंद्र था। विद्वानों को मानना है स्थान तो बड़ी संख्या में जानवरों की सेवा, शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था, यानी शोभा यात्रा नहीं निकाली जाती होगी और ठीक है। मतलब इतना सब आपको ध्यान नहीं देना है। महानवमी डिब्बा जो डिब्बा है वह किससे संबंधित है ये ध्यान रखना है बस। एक और अन्य भवन था जो अभी हमने देखा, कमल महल या लोटस, जिसका नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया, कमल महल या लोटस महल। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, इतिहास का इस बारे में निश्चित नहीं है कि भवन किस कार्य के लिए बना था। आप यहाँ कमल महल की एक तस्वीर देख सकते हैं, वहां पर रेखा चित्र था, यहाँ तस्वीर। सुझाव मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है। प्रसिद्धि सदन धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। वही मंदिर धार्मिक केंद्र भी थे, राजकीय केंद्रों में भी थे, अधिकतर जगह केंद्र मिल जाते हैं। हाथियों के अस्तबल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये हाथियों का अस्तबल है कमल महल के समीप, यानी कि हाथियों का अस्तबल भी मिला है विजयनगर साम्राज्य से। यहाँ देखो आप, हजार राम मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है, हजार राम मंदिर, ये दीवारों पर मूर्तिकला मिली है, हजार राम मंदिर। कितना मतलब कितने अच्छे तरीके से चीजें बनाई जाती थी। मदुरई के सभा मंडप का आंतरिक भाग, मेहराबों को ध्यान से देखिए, मेहराब वही इंडो इस्लामिक होगा। क्षमता, इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा किया जाता था। देवस्थल की मूर्ति अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियों
मंदिर आंतरिक दीवार रामायण से लेकर कुछ मतलब रामायण से भी कुछ दृश्य लिए गए हैं, वह दीवारों पर मिलते हैं। मूर्तियां तो अब नहीं दिख रही, लेकिन हाँ दीवारों पे जो चीजें बनी है वह अभी भी हमें दिख जाती हैं, हमें मिल जाती हैं। अब आते हैं धार्मिक केंद्र की तरफ, राजधानी का चयन। राजधानी क्यों बनाया गया, किसे बनाया गया? तो अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियां रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। यानी इसका संबंध कहीं ना कहीं वानर और सुग्रीव, बाली और सुग्रीव से भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मान्यताओं के अनुसार स्थानीय माता देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष जो राज्य के संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं, शिवा से विवाह के लिए तप किया था। तो जो माता देवी है विरूपाक्ष, जिसे शिव का एक रूप माना जाता है, उनसे विवाह के लिए तप किया था। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं, यानी विजयनगर साम्राज्य में जैन मंदिर भी मिले हैं पहाड़ियों में। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबंधित है। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है। पल्लव, चालुक्य, होयसल, चोल, ये सब लोगों ने मंदिर निर्माण कराया। क्यों कराते थे? ये कहते थे हम ईश्वर के अनुयायी हैं, ईश्वर के, क्योंकि आप किसी बड़े व्यक्ति का नाम ले लेते हो तो आपकी इज्जत बढ़ा दी जाती है। अच्छा हाँ, ये फलाने लोगों ने भेजा है। जैसे आप कहीं अधिकारी के पास जाओ, मान लो किसी किसी छोटे मोटे अधिकारी को ले लो, आजकल छोटे मोटे अधिकारी भी बहुत बड़े हैं, कोई भी ले लो, आज अधिकारी के पास गए, आपने कहा मंत्री जी ने भेजा है, तो अभी थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है कि भाई मंत्री साहब ने भेजा है। तो वैसे ही है कि अगर हम कह दें कि हम भगवान ने हमें भेजा है, हम उनके अनुयायी हैं, भगवान के नाम पर कर रहे हैं शासन, तो लोग आपको मान लेते हैं, चलो हाँ ठीक है, आज मान लेते हैं। तब तो अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे, यह भी लाइन याद रखिएगा। शासक या जो भी अमीर लोग थे वह रख रखाव के लिए भूमि संपदा सब दान दिया करते थे। ठीक है, मरम्मत रख रखाव ये तो सब होता ही होगा। यह संभव है विजयनगर के स्थान का चयन वहां विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित, इसीलिए विजयनगर का बनाया गया राजधानी। विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। हम तो उनके अनुयायी हैं। उन्होंने सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू शुरताराणा का प्रयोग भी करते थे। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ राजा का संस्कृत अनुवाद शाब्दिक अर्थ हिंदू सुल्तान, वही हिंदू सुल्ताना मतलब हिंदू सुल्तान की बात हो रही है। कई पूर्वकालिक परंपराओं को आगे बढ़ाया इन लोगों ने, मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की। ठीक है, आप ये देखिए विरूपाक्ष मंदिर, क्या गजब है। कौन कौन जाएगा? कभी तो जाएंगे, ईश्वर ने बुलाया तो। आप यहाँ पे गोपुरम देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल मंदिर की तरह दिख रहा है। क्या मनोरम दृश्य है। वाह। गोपुरम और मंडप, मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय कई नए तत्व आकाश में आ गए थे। संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की घोतक थी। अच्छा उदाहरण है राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार। केंद्रीय देवालयों की मीनारों का बौना कर तो लंबी दूरी से ही मंदिर दिख जाता था। आप नक्शा देखो। जलाशय आपको दक्षिण भारत में कई मंदिरों में दिखेंगे। जलाशय दक्षिण भारत में आम बात है, क्योंकि आप जानते हैं ना दक्षिण भारत ये है, तो यहाँ पर उतना ज्यादा सभी महीनों में बहने वाली नदियां नहीं है, सदा नीरा नदियां नहीं है हिमालय वाली। पानी भी बहुत कम होता है और यहाँ पहाड़ियां भी हैं, तो जलाशय बनाकर पानी को इकट्ठा किया जाता था। तो जलाशय आपको कई मंदिरों में दिख जाएंगे। ठीक है, ये मेन मंदिर है देवालय, ये गोपुरम है, इससे पहले ये गोपुरम है। यहाँ प्रवेश द्वार करो, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से अंदर तक जाओ। घूमना जरूर दोस्त, कुछ बन जाना तो। ये छोटे छोटे जो बिंदु हैं ये स्तंभ दिखाते हैं, ये इतने स्तंभ बने हुए हैं। सभागार, मंडप। ठीक है, दैवीय विवाहों के आयोजन में प्रयुक्त होने वाले कल्याण मंडप। कल्याण मंडप क्या था? दैवीय विवाहों के आयोजन में प्रयुक्त होने वाला मंडप था। यहाँ आप देख सकते हैं मूर्तियों वाले स्तंभ का एक रेखा चित्र।
नीचे ये देखो आप, स्तंभ है ये एक स्तंभ है, पिलर है ये। आप इस पिलर को देखो थोड़ा सा, आपको लगता है कि उस समय भी इतनी ज्यादा कलाकारी होती थी। ये संभवतः शासकों की ताकत की याद भी दिलाते हैं। ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक, कौशल जुटाने में सक्षम, मतलब इतने लंबे लंबे स्तंभ, इतने बढ़िया गोपुरम, इतना सब, ये ताकत भी दिखाते हैं कि देखो हमारी ताकत क्या है, हमने इतना बढ़िया मंदिर बनवा दिया। अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवस्थलों के चारों ओर बने थे क्या गलियारे, आपने देखा ना गलियारा, ये इधर गलियारा दिख रहा है। आज भी आप देखोगे मंदिर की चारों तरफ आप परिक्रमा कर सकते हैं। अब हम दो मंदिरों को सूक्ष्मता से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों मंदिर, एक विरूपाक्ष मंदिर भगवान विरूपाक्ष और एक विट्ठल मंदिर। तो विरूपाक्ष का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था, मतलब एक राजा ने नहीं कराया, कई वर्षों तक। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दियों का था, यानी 9वीं-10वीं से शुरू हुआ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। तो मुख्य मंदिर के सामने जो मंडप बना था वह किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने। तो पहले मंदिर बनवा दिया, किसी ने वहां कुछ और बनवा दिया, किसी ने गोपुरम बनवा दिया, किसी ने उसके आगे दूसरा गोपुरम बनवा दिया, किसी ने ये मंडप बनवा दिया। आज भी नहीं होता है, एक मंदिर था तो किसी ने एक वहां पे लोगों को बैठने के लिए धर्मशाला बनवा दी, किसी और का जन्मदिन आया या जीता या कुछ तो उसने बनवा दी कि हम भी बनवाएंगे भाई, ये क्यों बनवा देते हैं। किसी ने और कुछ बनवा दिया, किसी ने कहा हम प्याऊ लगवा देंगे, किसी ने कहा भैया हम इसके चारों तरफ बाउंड्री बनवा देते हैं, किसी ने कहा कि यहाँ पर लोग खड़े होते हैं, लाइन में लगते हैं, पानी बरसता है तो हम इसके ऊपर टीन सेट डलवा देंगे। तो ऐसे भी चीजें होती रहती थी। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है। इन परिवर्धनों का अर्थ था केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। अब परिसर बड़ा हो गया, केंद्रीय देवालय यहाँ छोटा हो, क्योंकि लोग आते गए, कुछ ना कुछ बनवाते गए, कुछ ना कुछ बनवाते गए, एरिया बहुत बड़ा हो गया। मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य, नाटक को विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने, कुछ अन्य प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। मतलब कई हो गए थे मंडप टाइप। विट्ठल मंदिर का रथ आप देख रहे हो इसमें भैया, विट्ठल भगवान। आप यहाँ स्तंभ देखो, ये जिंजी का झूलता मंडप इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिंजी का झूलता मंडप। यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है मंदिर टाइप, और स्तंभों के ऊपर है गजब। और इस स्तंभों पर भी आप देखेंगे कुछ न कुछ यहाँ पर कलाकृतियां बनी हुई हैं, इसके ऊपर बना हुआ है, और यहाँ भी कलाकृतियां बनी हुई हैं। इतनी बारीकी से काम हुआ है। ये भी पिलर छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे। अच्छा, बेहतरीन। दूसरा देव स्थल है विट्ठल मंदिर, भी रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप है। तो विट्ठल महादेव का मंदिर नहीं है, विष्णु का मंदिर है। ठीक है। मदुरई के नायकों द्वारा बनवाया गया गोपुरम, गोपुरम आप देखो, तो इसमें कलाकृतियां बहुत महीन महीन, बहुत कुछ इसमें है। आपको लगता है ये इतना बढ़िया कैसे, इतने वर्षों पूर्व आज इतनी टेक्नोलॉजी है तब लोग बनवा पा रहे हैं। और ये बारीक बारीक आपको जो दिखेगा ना, ये बारीक बारीक यहाँ पे डिजाइन बनी है। आप जाकर के इसको डालिए और देखिए जाकर गूगल पे, बहुत ही बेहतरीन नक्काशी इस पे हुई है, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें की गई हैं। तो इतना पहले देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का घोतक है जिनसे एक सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार थे, रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। अभी हमने ऊपर देखा। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों बनाया गया था। स्तंभ वाले मंडप थे, व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। आप भी आज देखते हो मंदिर के इधर उधर कुछ दुकानें होती हैं, प्रसाद वगैरह, फूल वगैरह। किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा, किलेबंदी तो होती थी मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में। ठीक है। महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया, फोटोग्राफ, नक्शा, मूर्तियां देखी। मैकेंजी द्वारा विलंबित सर्वेक्षण, यात्रा वृतांत, लोगों की यात्रा वृतांत, चाहे अब्दुल रज्जाक हो, डोंगोपेश हो या नुनीज हो, सबके बारे में देखा। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, कर्नाटक पुरातात्विक एवं
संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। ये भी ध्यान रखिएगा। 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर बौद्धिक अवशेषों सूचकता मतलब वही सब हमने इसको धीरे धीरे खोज हो गई, बढ़िया से सब निकाल लिया। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, लकड़ी गल जाती है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल, नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया, यह लिखा कि याद रखना महत्वपूर्ण है। क्या याद रखना? विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं, स्तंभ, टेक, धरन, भीतरी छत, भाग तो मीनारे, पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है जो प्लास्टर से सजाए गए समुद्र चटकीले रंग से चित्रित है। यानी लकड़ी गल गई है, लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं मिलती, पत्थर अभी गलेगा नहीं, तो पत्थर की संरचनाएं मिलती है। ठीक है, पेश साहब, बाजार का चित्रण कौन कर रहा है? पेश, फ्लेमिंगो पेश। तो अब्दुल रज्जाक पेश और एक और लोगों ने पढ़ा था, क्या नाम था उसका बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पेश बाजार का एक सजीव विवरण देता है, क्या पूछा जा सकता है। आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं। इस गली में कई व्यापारी रहते हैं। वहां आप सभी प्रकार के माणिक के हीरे, अन्य मोती, छोटी मोती, वस्त्र और पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं। घोड़े, टप्पू, तुरंत नींबू, संतरे, अंगूर, उद्यान में लगने वाली प्रकार वस्तुएं लकड़ी मिलती है। यानी किस किस चीज की बात की है उसने? पहले तो माड़ी, हीरा, पन्ना, मोती सबकी वस्त्र की बात कर दी। फिर उसने यह भी बात की आप जो खरीदना चाहेंगे वहां पाएंगे, हर चीज आप जो खरीदना चाहेंगे वहां पाएंगे। उसने घोड़े, टप्पू की बात की, मेला की बात की, संतरा, अंगूर की बात कर दी, नींबू की बात कर दी। यानी कि एक चीज यहाँ ये भी देखने वाली बात है, उसने नींबू, संतरा, अंगूर रस वाले फलों की बात की है, रस वाले जिसके अंदर रस है। और सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है। यानी भंडारण अच्छा था, जहाँ बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई और कुछ मात्रा में जौ और सेब, मूंग दाल, काला चना खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे। सभी सस्ते दामों पर तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते थे। यानी सस्ते दामों की बात की है। नूनीज के अनुसार बात करें तो विजयनगर के बाजार में प्रचुर मात्रा में फल, अंगूर, संतरे, नींबू, अनार, कटहल आम से भरे रहते थे। कटहल की भी बात की, अनार की भी बात की, और सभी बहुत सस्ते थे। यानी एक चीज तो महत्वपूर्ण हो गई दोस्त, क्या महत्वपूर्ण हो गई कि इन दोनों लोगों ने यह बताया कि विजयनगर में महंगाई नहीं थी, सस्ती चीजें मिल रही थी। बाजार में मांस की भी बात इसने कही है। नूनीज उल्लेख करता है कि भेड़, बकरी का मांस, सुअर, मृगवान, तीतर, बटेर, पक्षी, चिड़िया, छिपकलियां ये सब बिकते थे। ठीक है, उत्तरों की खोज में प्रश्न। कृष्णदेव राय, परिदृश्य की कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेव राय की सुंदर प्रतिमा को देखिए। स्वाभाविक है, शासक इस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है और पेश राजा का वर्णन करता है कि मझला कद, गोरा रंग, अच्छी काठी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग। ये पेश डोमिंगो पेश वर्णित करता है, आप देख सकते हैं ये मूर्ति। ठीक है, बाकी आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा और इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। और कुछ नीचे है, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तो रानी का स्नान घर नामक संरचना का एक भाग महत्वपूर्ण क्या ये है। 1200-1300 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। क्रोनोलॉजी में यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 1300-1400 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में होती है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ बहमनी राज्य है जो बाद में टूट कर, जो हमने अभी गोलकुंडा और जो तालीकोटा का युद्ध देखा था, बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर, वह जो टूटा था ना, वह बहमनी राज्य ही था जो टूटकर इतने राज्यों में बट गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना होती है। जौनपुर, कश्मीर और मदुरई में सल्तनतें। 1400 से 1500 में क्या हुआ, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई। कब? 1435 में। यानी सबसे पहले गजपति राज्य की स्थापना हुई, फिर विजयनगर राज्य की स्थापना हुई, यहाँ से यहाँ जाओ, और फिर बहमनी राज्य की स्थापना हुई। क्रोनोलॉजी। गुजरात, मालवा की स्थापना इसी समय हुई। अहमदाबाद, बीजापुर, बेरार सल्तनतों का उदय 1490 में। क्यों? क्योंकि बहमनी ही टूट कर ये बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन आया था दोस्त, ये क्वेश्चन। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय
बहमनी राज्य का विनाश। और बहमनी राज्य का विनाश किसमें हुआ? गोलकुंडा की सल्तनत और यहाँ ऊपर अहमदनगर, बीजापुर, बेरार। ये क्वेश्चन ये पूछा गया था, पुर्तगालियों ने गोवा किससे विजय किया? बहमनियों से पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय कब किया गया? 1510 में। उस समय कौन था पुर्तगालियों की तरफ से व्यक्ति? यहाँ किस किस लोगों ने जो विजयनगर की खोज की है? तो मैकेंजी, अलेक्जेंडर ग्रेनिलो, शेफ फ्लीट, जॉन मार्शल भी थे। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। आप इस स्लाइड को देख लीजिएगा, इस स्लाइड से क्वेश्चन आ चुके हैं और आने वाले भी हैं। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की थी, उससे पहले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। उससे पहले यही मैं बताना चाहता हूँ कि पुर्तगाली द्वारा गोवा पर विजय हो गया था। बाबर बाद को आया, पुर्तगालियों ने गोवा पर पहले विजय प्राप्त कर ली। समझ रहे हो ये क्रोनोलॉजी? बाकी विजिट करिए। जय हिंद, जय भारत।